हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम मेजर 5 हिंदी का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो फिक्स है आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले तो सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस दिया है। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि सिलेबस में दिया है यूनिट 1 यानी इकाई एक दिया है। इकाई एक आप देख सकते हैं। इकाई एक में निर्धारित नाटक है जिसमें पहला है स्कंदगुप्त और जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त कहानी नाटक है जिसका लेखक जयशंकर प्रसाद है। दूसरा है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और यूनिट दो में निर्धारित एकांकी हैं जिसका पहला है स्ट्राइक जिसे भुवनेश्वर ने लिखा है। और दूसरा है माँ लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। तीसरा है दीपदान, डॉक्टर राजेंद्र कुमार वर्मा ने लिखा है। और चौथा एक बेचैन आवाज़ जिसको सिद्धनाथ कुमार ने लिखा है। तो चलिए यूनिट 3 में है। यूनिट तीन में है निर्धारित निबंध। यूनिट 3 में है निर्धारित निबंध। जिसमें है पहला है नाखून क्यों बढ़ते हैं जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा है सच्ची वीरता जिसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। तीसरा गेहूं और गुलाब है जिसके लेखक रामवृक्ष वेनपुरी हैं। और चौथा है संस्कृति और सौंदर्य जिसका लेखक नामवर सिंह है। तो चलिए अब VVI क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आप 50+ आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम में ला सकते हैं। ऐसा मैंने वीडियो डिज़ाइन किया है। आप अगर फुल वीडियो देखते हैं, फुल वीडियो आपको देखना ही है तो फिक्स है बढ़िया से बढ़िया नंबर गेन करेंगे। इतने ऑथेंटिकेट कंटेंट मैंने लाया कि फिक्स में ये एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप लोगों को ये मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, एक स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता भी जयशंकर प्रसाद हैं। आप कहानी, नाटक और उपन्यास के जो भी लेखक हैं उन्हें याद करके जाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्कंदगुप्त नाटक किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? स्कंदगुप्त नाटक किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। जैसा इसी में गुप्त है तो आपको रिलेट कर लेना है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, भारत दुर्दशा नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर सी, भारत की सामाजिक राजनीतिक दुर्दशा का चित्रण भारत दुर्दशा का नाटक का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्राइक एकांकी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर जी। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्राइक एकांकी किस समस्या से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी मजदूर आंदोलन से संबंधित है स्ट्राइक एकांकी। माँ एकांकी का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव मातृत्व है। आप लोगों को एकांकी का अर्थ पता है न? एकांकी का अर्थ होता है एक विषय पर फोकस। एक विषय पर फोकस होता है एकांकी का अर्थ। तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर, एकांकी का अर्थ क्या होता है? तो एक विषय में
एक विषय में फोकस या स्पेशल, उसी को कहते हैं एकांकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीपदान एकांकी का मुख्य विषय क्या है? बी नंबर त्याग और बलिदान है। आगे बढ़ते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन, प्रश्न 8, एक बेचैन आवाज एकांकी के लेखक कौन है? एक बेचैन आवाज एकांकी के लेखक कौन है? सिद्धनाथ कुमार है, सिद्धनाथ कुमार। आगे बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? बी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, सच्ची वीरता निबंध का वीरता का अर्थ क्या है? वीरता का अर्थ बताना है। वीरता नैतिक साहस, वीरता का अर्थ नैतिक साहस है। क्वेश्चन नंबर 11, सच्ची वीरता निबंध में के लेखक कौन है? लेखक सरदार पूर्ण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं और गुलाब निबंध किस लेखक का है? किस लेखक का है? राम वृक्ष वेनपुरी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, गेहूं और गुलाब निबंध के किस द्वंद्व को प्रस्तुत किया गया है? किस द्वंद्व को प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, भौतिक आवश्यकताएं और सौंदर्य। 14 नंबर क्वेश्चन, मैंने 15 ऑब्जेक्टिव लिए हैं जिसमें 14वां नंबर ये है, सांस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक कौन है? सी नंबर नामवर सिंह। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह के निबंध किस दृष्टि से प्रसिद्ध है? किस दृष्टि से प्रसिद्ध है? तो आगे बढ़ना है, ऑप्शन नंबर सी, आलोचनात्मक दृष्टि से प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने 5 नंबर के 5 क्वेश्चन लिए हैं, देख सकते हैं उसी के विषय में। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो ठीक से आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे दोस्त, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसा प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके डिज़ाइन किया है। क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक के ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, नैतिक पर महत्व पर प्रकाश डालिए। स्कंदगुप्त के नाटक पर प्रकाश डालना है। शुरू करते हैं और आंसर। उत्तर है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है जो गुप्तकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। यह गुप्त काल की कहानी है और जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक को प्रस्तुत करता है, प्रभावी ढंग को प्रस्तुत करता है, यानी कि प्रभाव क्या था उस काल में। और नाटक का नायक स्कंदगुप्त है, एक आदर्श राष्ट्र नायक के रूप में चित्रित किया गया है। यानी कि स्कंदगुप्त नायक है, यानी हीरो है, और उसे एक आदर्श व्यक्ति की तरह, आदर्श राष्ट्र नायक यानी देश का हीरो, यानी क्षेत्र अपने जो रहा होगा राज्य का हीरो, जो व्यक्तिगत मोह, पारिवारिक मोह और राजसी वैभव का त्याग कर देश की रक्षा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानता है। हुनों के आक्रमण के समय वह अपने साहस, नेतृत्व और आत्मबल की राष्ट्र की रक्षा करता है। इस नाटक आगे डिस्कस करते हैं। इस नाटक का में राष्ट्र प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और आत्मसम्मान जैसे उच्च मानवीय मूल्यों का चित्रण हुआ है। जयशंकर प्रसाद ने इतिहास को केवल घटनाओं का संग्रह न बनाकर राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा है। स्कंदगुप्त भारतीय गौरव का और स्वाभिमान का प्रतीक है तथा यह पाठक और दर्शक दोनों को देशभक्ति की भावना जागृत करता है। इस दृष्टि से यह नाटक ऐतिहासिक होने के साथ साथ राष्ट्रीय और नैतिक महत्व भी रखता है। इसी के विषय में स्कंदगुप्त को एक राष्ट्रीय नायक बताया है, उन्हीं के विषय में हमारे
देश की भावना और राष्ट्रभक्ति यानी देशभक्ति को प्रस्तुत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत दुर्दशा नाटक में भारत की स्थिति का चित्रण स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आंसर, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक प्रमुख सामाजिक राजनीतिक नाटक है। इस नाटक में लेखक ने अंग्रेजी शासन काल में भारत की दयनीय अवस्था का मर्मिक चित्रण किया है। मर्मिक चित्रण यानी दर्द भरा चित्रण किया है। भारत को एक पीड़ित और शोषित नारी के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे विदेश शासक लूट रहे हैं और अपने ही लोग उसकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो आप समझ रहे होंगे किस प्रकार यह चित्रण किया गया है लेखक द्वारा। नाटक में भारत की दुर्दशा कारणों के रूप में अज्ञानता, आपसी कूट, आलस्य और नैतिक पतन और विदेशी शासन का दिखाया गया है। भारतेंदु ने इस नाटक के माध्यम से जनता को आत्मचिंतन और जागरण का संदेश दिया। भारत दुर्दशा केवल करुण चित्रण नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाला नाटक है। यह हिंदी नाटक साहित्य में नव जागरण का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। यह हिंदी नाटक में साहित्य में नव जागरण यानी पुनर्जागरण कर सकते हैं का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये क्वेश्चन अगर कर लेंगे दोस्तों, ठीक से देख सकते हैं आप क्वेश्चन डिजाइनिंग कितना अच्छा से किए हैं मैंने, और पीडीएफ भी। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करें, ठीक से हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको दिखा देंगे कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अगर आपने ये कर लिए तो मैंने क्या बोलूँ, हर बार 50+ क्वेश्चन फिक्स है। एक वीडियो से, केवल एक वीडियो से आप 50+ ला सकते हैं। अगर आप, चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आप देखिएगा जब एग्ज़ाम दे के आइए तब पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा कराया था मैंने। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, स्ट्राइक एकांकी की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। स्ट्राइक जो एकांकी है उसकी सामाजिक चेतना, सामाजिक जीवन में यानी प्रकाश डालना है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, भुवनेश्वर द्वारा लिखित स्ट्राइक एकांकी आधुनिक औद्योगिक समाज की कठोर सच्चाइयों को उजागर करता है। इसमें मजदूर वर्ग की समस्याओं, शोषण और असमानता का यथार्थ चित्रण किया गया है। यथार्थ मतलब होता है जैसा है उसी प्रकार। यथार्थ का अर्थ क्या होता है? जैसा है उसी प्रकार चित्रण किया गया है। मजदूर अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं और अधिकारियों के लिए हड़ताल करते हैं, लेकिन पूंजीवाद अव्यवस्था उनकी मांगों को अनदेखा करती है। एकांकी में स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार कमजोर वर्ग को दबाती है। लेखक ने सरल और प्रभावी संवादों में माध्यम से मजदूरों की पीड़ा को सामने रखा है। स्ट्राइक सामाजिक अन्याय के विरुद्ध चेतना जगाने वाला एकांकी है, जो वर्ग संघर्ष ने मानवीय अधिकारों को गंभीर प्रश्न उठाता है। यह एकांकी यथार्थवादी नाट्य परंपरा का सशक्त उदाहरण है। यह एकांकी यथार्थवाद, जो जैसा है उसी प्रकार दिखाना, उसी को यथार्थवाद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बेचैन आवाज़ एकांकी का आधुनिक मनुष्य की मानसिकता स्थिति का चित्रण कीजिए। एक बेचैन आवाज़ जो एकांकी है उसमें आधुनिक यानी आज के युग के मनुष्य की मानसिक स्थिति का चित्रण कीजिए, इसी के आधार पर बोला है। चलिए डिस्कस करते हैं। सिद्धनाथ कुमार द्वारा रचित एक बेचैन आवाज़ आकांकी आधुनिक मानव की आंतरिक पीड़ा और मानसिक संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। इस एकांकी में व्यक्ति की बेचैनी, असंतोष, अकेलापन को केंद्र में रखा गया है। नायक समाज में अपनी पहचान, उद्देश्य
और अस्तित्व को लेकर निरंतर संघर्ष करता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप लोगों को भी पॉइंट वाइज लिखना है जिससे आंसर अट्रैक्टिव लगे और एग्जामिनर भी आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे। आधुनिक जीवन के भागदौड़ में संवेदनहीनता और संवादहीनता के कारण व्यक्ति भीतर से टूट जाता है। यानी जो संवाद हम लोग बातचीत करते हैं और संवेदना यानी जो संवेदन रहता है उसी हम लोग वो कम कर चुके हैं। लेखक ने प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग करते हुए मन की जटिलताओं का उजागर किया है। एक बेचैन आवाज़ आधुनिक समाज की उसी दबी हुई आवाज़ को सामने लाता है जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। इसी प्रकार लेखक ने आधुनिक मानव का प्रस्तुत किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सच्ची वीरता निबंध में प्रतिपादित वीरता का अवधारणा स्पष्ट कीजिए। जो सच्ची वीरता एकांकी है और निबंध है उसमें वीरता का अर्थ प्रतिपादित अवधारणा स्पष्ट करना है। वीरता का अर्थ क्या बताया गया है कहानी में, चलिए डिस्कस करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार सच्ची वीरता का संबंध केवल युद्ध शास्त्र और शारीरिक व्यक्ति से नहीं, वह नैतिक साहस, आत्मबल और सत्य के मार्ग पर अड़िग रहने का वास्तविक वीरता मानते हैं। लेखक का विचार है कि जो व्यक्ति अन्याय, भय और कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय का साथ देता है वही सच्चा वीर है। आगे बढ़ते हैं। निबंध में दिखाया गया है कि बाहरी शौर्य एक अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक साहस है। जो बाहरी जो मजबूती है उससे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक साहस है। सरदार पूर्ण सिंह की भाषा भावपूर्ण है यानी भावनात्मक है, ओजस्वी और प्रेरणादायक है यानी कि मोटिवेशनल है, ओजस्वी है। यह निबंध पाठकों को आत्मसंशय, नैतिकता और मानवता के मूल्यों की ओर प्रेरित करता है। यह नाटक जो है आत्मसंशय यानी सेल्फ डाउट, मॉरलिटी एंड ह्यूमैनिटी मूल्यों पर प्रेरित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गेहूं और गुलाब निबंध का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इस गेहूं और गुलाब है उसका मूल भाव स्पष्ट करना है, डिस्कस करते हैं। राम वृक्ष वेनपुरी का निबंध गेहूं और गुलाब मानव जीवन की 2 आवश्यकताओं का प्रतीकात्मक चित्रण है। प्रतीकात्मक जो दिखाया गया है यानी प्रतीक है उसी के विषय में। गेहूं जीवन की भौतिक आवश्यकताओं जैसे भोजन और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है, निशानी है। यानी यही बता रहा है कि गेहूं जीवन की भौतिक आवश्यकता जो हम लोग जीवन में यूज करते हैं उसी को भौतिक आवश्यकता कहते हैं। जैसे भोजन और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है गेहूं, जबकि गुलाब सौंदर्य, कला और सांस्कृतिक जीवन का प्रतीक है। लेखक का मत है कि केवल रोटी से मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता, यानी केवल भोजन से मानव जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। लेखक सर कह रहे हैं मानव ने जीने के लिए सौंदर्य, प्रेम और सांस्कृतिक भी उतनी ही आवश्यक है। समाज में भौतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की संतुलन होना चाहिए। यह निबंध जीवन को व्यापक दृष्टि से देखने का प्रेरणा देती है और मानवता का समग्र विकास पर बल देती है यह कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग हिंदी कोई विद्यार्थी अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो शायद नैतिक व्यक्ति यानी मॉरल पर्सन बन जाएगा। वो हर विवेक से अपने काम यानी इस प्रकार चित्रण किया गया है हिंदी कहानियों में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, अगर कोई विद्यार्थी अगर समय रहता है तो वो पढ़ें हिंदी कहानियों को। वाकई काफ़ी अच्छे श्लोक कह रहे हैं, लाइन है। चलिए डिस्कस करते हैं। अब 15 नंबर के क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं 15 नंबर का 4 क्वेश्चन लिया है मैंने, 4 या 5 क्वेश्चन है।
अगर इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे और मैंने ये आंसर बहुत ही अच्छे तरह से पिरवाया। अगर आप देखेंगे तो वाकई आप अगर इस प्रकार लिख पाएँ तो जो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, 15 नंबर का 4 क्वेश्चन होता है। अगर आप इस प्रकार लिखें तो 15 में आप हर में 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर आंसर मिलेगा आपको, क्वेश्चन का आंसर लिखने पर मिलेगा। इस प्रकार अगर आप लिखेंगे, और मैंने आपको ये बता देता हूँ ये क्वेश्चन आएंगे फिक्स है दोस्तों। मैंने 2 साल का पेपर एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर 2022-26 का, और जो दूसरे पीछे था उसी का। चलिए डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन है, माँ एकांकी, जो माँ है वो एकांकी है, मैं मातृत्व भावना का विस्तृत विवेचना कीजिए, यानी विस्तार में विवेचना चर्चा करना है। शुरू करते हैं। भूमिका, मैंने देखिए पहले भूमिका लिखा है, उसके बाद जो, चलिए इसे शुरू करते हैं। माँ भूमिका लिखा है, उसके बाद निष्कर्षण दिया है, उसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है। उसी प्रकार आप लोग अगर लिख सकते हैं तो क्वेश्चन फिक्स है, आप 12 नंबर एग्जामिनर खुश हो के देगा दोस्त। देखिए, अगर दोस्तों एक बात है, आप लोग कभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं देखता हूँ कोई नहीं, ना लाइक करता है ना सब्सक्राइब करता है दोस्त। इतना बढ़िया कंटेंट देख सकते हैं, कंटेंट मिल रहा है, फिर भी कोई ना लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है। प्लीज़ आप लाइक करें, जैसे कि मेरा मोटिवेशन बना रही, और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपको पहुंचा सकूं, ताकि आपके अच्छे नंबर बन सके और एग्ज़ाम पास हो सके। अगर मेरा वीडियो कोई देख लेता है, अगर वो पास नहीं हुआ तो हमको कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने बता ही दिया है, अब डिस्कस करते हैं आंसर। माँ विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक भावनात्मक एकांकी है, भावनापूर्ण एकांकी है, जिसमें मातृत्व भावना मानव जीवन का सबसे महान पवित्र भावना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह एकांकी साधारण पारिवारिक परिवेश में माँ का त्याग, प्रेम और संघर्ष का उजागर किया गया है। माँ के जीवन के बारे में बताया गया है, तो पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, माँ का निस्वार्थ प्रेम के विषय में बताया गया है। माँ का प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है, यानी बिना किसी लालच के आपका माँ का प्रेम होता है। वो स्वार्थ नहीं करती है, वह संतान से बदले में कुछ नहीं चाहती, जैसा कि 2 नंबर में इसमें डिस्कशन किया है। वह अपने संतान से कुछ नहीं चाहती। उसका संपूर्ण जीवन संतान के भविष्य के लिए समर्पित रहता है, ये सत्य है। और सत्य ही हिंदी कहानियों में, अगर आप हिंदी कहानी पढ़ सकते हैं तो पढ़िए दोस्त। नैतिकता, आप एक जागरूक व्यक्ति बन सकते हैं इसी कहानी को पढ़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, त्याग और बलिदान। माँ अपने दुख, इच्छाओं और आवश्यकताओं को त्याग देती है। वह भूखी रह सकती है लेकिन संतान को भूखा नहीं देख सकती, ये सत्य है, आप जान सकते हैं। और चलिए अच्छा शुरू। उसका त्याग मौन रहता है, वह कभी शिकायत नहीं करती है। पॉइंट नंबर 4, क्या ही इस विषय में बोलूँ, आप लोग सब परिचित होंगे इस ऐसी जीवन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी, बीमारी और सामाजिक दबावों के बावजूद माँ धैर्य नहीं खोती है, वह हर परिस्थिति में परिवार को संभालने का प्रयास करती है। माँ का जीवन निरंतर संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। माँ का जीवन यानी सदैव संघर्ष का प्रतीक रहता है, प्रतीक यानी चिन्ह रहता है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पॉइंट है, संस्कारों की दात्री। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं बल्कि संस्कार देने वाली है। बच्चों को नैतिकता, सच्चाई, सहनशीलता मूल्य भरती है। सहनशीलता होता है सेंसिटिव, भावुकता सहनशीलता का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 है भावनात्मक, कहा आ जाता है हर बार, भावनात्मक प्रभाव। एकांकी पाठक के मन में करुणा और संवेदना उत्पन्न करती है। माँ के चरित्र पाठक को आत्मचिंतन के लिए विवश करती है।
7वां नंबर निष्कर्ष मैंने निकाला है। आप लोगों को अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को निष्कर्ष जरूर निकालना है, निष्कर्ष बनाकर लिखना है, इस कहानी का निष्कर्ष क्या है। तो इसी प्रकार आप जैसा कि कहानी पढ़ चुके हैं, इस प्रकार माँ एकांकी मातृत्व की मानव जीवन का आधारशिला है, सिद्ध करता है कि माँ त्यागमय जीवन का सम्मान प्रदान करता है। उसके बाद यही निष्कर्ष बनाकर छोटा सा लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीपदान एकांकी में त्याग और बलिदान की भावना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसका लेखक एक बार मैंने और मार्क कर दिया है, जैसा आप लोगों को याद रहे, डॉक्टर राजकुमार वर्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर डिस्कशन करते हैं। उत्तर भूमिका पहले मैंने लिख दिया है। दीपदान एकांकी भारतीय सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इसमें त्याग बलिदान को जीवन का सर्वोच्च आदर्श बताया गया है। यानी त्याग और बलिदान ये जीवन का सर्वोच्च आदर्श बताया गया। आदर्श जो हम किसी विषय को देखकर यानी किसी से प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं तो उसी को आदर्श कहा जाता है। चलिए, दीपदान का प्रतीकात्मक अर्थ दीप प्रकाश, आशा और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। दीपदान का अर्थ अपने स्वार्थ को त्याग कर समाज के लिए समर्पित होना है। त्याग की भावना पात्र अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग करते हैं, वे अपने कर्तव्य को जीवन से भी अधिक महत्व देते हैं। बलिदान का आदर्श 4वां नंबर पॉइंट है, बलिदान का आदर्श समाज और राष्ट्रीय हित के लिए बलिदान को श्रेष्ठ बताया गया है। आत्म बलिदान को गौरवपूर्ण कर्म माना गया है। 5 नंबर है, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्य एकांकी भारतीय परंपरा की उच्च आदर्शों को दर्शाता है। जो एकांकी एक मुख्य विषय पर फोकस करना ही एकांकी कहलाता है, जो भारतीय परंपरा का उच्च आदर्शों को दर्शाता है। कर्तव्य, धर्म और सेवा जीवन का उद्देश्य बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप लोगों को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। प्रेरणात्मक प्रभाव है, यह एकांकी पाठक की सेवा और त्याग की भावना को जागृत करता है, नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष आप लोगों को बना के लिखना है। दीपदान त्याग, सेवा और बलिदान की भावना को सशक्त रूप में प्रस्तुत करने वाला एकांकी है। निष्कर्ष बना के लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध का विषय वस्तु, शैली और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध, विषय वस्तु, शैली, उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसको भी पॉइंट वाइज लिखना है। चलिए डिस्कस करते हैं आंसर को। उत्तर पहले भूमिका डिस्कस करते हैं। यह निबंध एक साधारण प्रश्न से आरंभ होकर गहन दार्शनिक और सामाजिक चिंतन तक पहुंचा है। यानी एक सरल विषय से शुरू होकर अंत में गहराई तक गया है। 2 नंबर पॉइंट लिखना है, विषय वस्तु। नाखून की वृद्धि को मानव विकास से जोड़ा गया है। नाखून की वृद्धि मानव विकास से जोड़ा गया है। लेखक सभ्यता, श्रम, प्राकृतिक संबंधों पर विचार करता है। पॉइंट नंबर 3, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। निबंध में वैज्ञानिक जिज्ञासा दिखाई देती है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण बताया है, जैसा कि अब प्रश्न पूछना मना हो गया है। सरकार से अब प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछेंगे तो डंडा पड़ेगा। आप विद्यार्थी हैं तो चलिए 4 नंबर, दार्शनिक सोच। लेखक मानव जीवन की प्रगति और जड़ता पर विचार करता है, जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर प्रश्न उठाता है। और 5 नंबर पॉइंट में है, शैली व्यंग्यात्मक और विचार प्रधान शैली है।
गंभीर विषय को रोचक बनाया गया, यानी सीरियस मैटर को इंटरेस्टिंग बनाया गया है। 6 नंबर पॉइंट है भाषा सरल, प्रवाहमयी और बौद्धिक भाषा है। उदाहरणों से विचार स्पष्ट किए गए हैं। 7 नंबर निष्कर्ष बना के लिख देना है। इस निबंध में निष्कर्ष मतलब होता है क्या पढ़ा आपने इस विषय के बारे में, उसी का निष्कर्ष बना के आप लोगों को लिख देना है। जैसे कि इसमें यह निबंध ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। आप थोड़ा सरल लैंग्वेज का यानी सरल भाषा का उपयोग कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं आप यह निबंध ज्ञान विज्ञान, दर्शन, सुंदर का सार प्रस्तुत करता है, यानी संक्षेप में ये सब प्रस्तुत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्न सांस्कृतिक और सौंदर्य ठीक है। सांस्कृतिक और सौंदर्य निबंध का नामवर सिंह के विचारों का विश्लेषण कीजिए। नामवर चंद जी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। और ये उत्तर है। उत्तर में सबसे पहले उत्तर में भूमिका लिखे हैं। नामवर सिंह का यह निबंध आलोचनात्मक है और वैचारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निबंध आलोचनात्मक है मतलब इसकी बुराई की गई है और वैचारिक दृष्टि से, विचार की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। संस्कृति की अवधारणा। संस्कृति मानव जीवन के मूल्यों का संग्रह है। यह समाज की चेतना को दर्शाती है। यह मानव की समाज की चेतना मतलब बुद्धि होता है, विवेक, प्रयास, शब्द बता रहे हैं। सौंदर्य का महत्व। सौंदर्य जीवन को संवेदनशील बनाता है। कला और साहित्य के माध्यम से सौंदर्य व्यक्त होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 4 नंबर सांस्कृतिक और सौंदर्य का संबंध। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना सांस्कृतिक सौंदर्य अधूरा है। बिना संस्कृति के सौंदर्य अधूरा है। 5 नंबर है आलोचनात्मक दृष्टि क्या है, क्या आलोचना की गई इसमें। आलोचनात्मक दृष्टि, ओ भाई ये बार बार आ जाता है, शायद अपर पॉइंट पर टच करते हैं इसलिए आ जाता है। चलिए 5 नंबर डिस्कस करते हैं। आलोचनात्मक दृष्टि क्या है। लेखक परंपरा और आधुनिक की तुलनात्मक अध्ययन करता है। परंपरा और आधुनिकता की तुलनात्मक अध्ययन करता है। समाज की दिशा पर प्रश्न उठाता है। जो समाज अभी चल रहा है उसकी दिशा पर प्रश्न उठाता है। इसी कारण इस विषय का आलोचना किया गया है। 6 नंबर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है वैचारिक गहराई। क्या वैचारिक गहराई क्या है। निबंध पाठक को गहन चिंतन के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, यह निबंध सांस्कृतिक और सौंदर्य गहरे संबंध को स्पष्ट करता है। यह निबंध ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने 5 क्वेश्चन लिया है 5 नंबर का और ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ठीक दोस्तों लाइक कीजिएगा। बहुत वीडियो बना रहे हैं, केवल व्यूअर देख रहे हैं और लाइक ना सब्सक्राइब कुछ ना कर रहे हैं। मैं पूरा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराऊंगा। आप विषय कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर लेके आऊँगा। आंसर VVI क्वेश्चन, ऐसा नहीं कुछ क्वेश्चन बना दिया। एकदम ऑथेंटिकेट कंटेंट मिलेगा और जो पढ़ाएंगे वही एग्ज़ाम में आएगा, ये फिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर ये आखिरी क्वेश्चन है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र की राष्ट्रीय चेतना स्पष्ट कीजिए। उत्तर भूमिका। भारत की दुर्दशा हिंदी नवजागरण का महत्वपूर्ण नाटक है। भारत की दुर्दशा नवजागरण यानी नवजागरण, नया जागरण। आगे बढ़ते हैं। भारत माता का चित्रण भारत के शोषित नारी के रूप में दिखाया गया है। उसकी पीड़ा का करुणाजनक है।
और विदेशी शासन की आलोचना, विदेशी शासन की आलोचना अंग्रेजी शासन की दुर्दशा का मुख्य कारण बताया गया है। भारतीय समाज की कमजोरियां बताया गया है। आपसी फूट, अज्ञानता और आलस्य पर प्रहार, ये आज भी है। हम लोगों के बीच में आपसी फूट रहता है, अज्ञानता भी हम लोग के अंदर है अभी। आलस्य तो एक, अभी ठंड का दिन है, आलस्य तो एक मुख्य विषय है अभी। चलिए 5 नंबर पॉइंट, जागरण का संदेश, आत्मसम्मान और एकता पर बल, आत्मसम्मान और एकता पर बल है। पॉइंट नंबर 6 है, राष्ट्रीय भावना नाटक को देशभक्ति की भावना जगाता है। राष्ट्रीय भावना नाटक देशभक्ति की भावना को जगाता है। चलिए ये निष्कर्ष बना दिए हैं। भारत की दुर्दशा राष्ट्रीय चेतना का सशक्त दस्तावेज है, यानी एक मजबूत दस्तावेज है। मजबूत या आप अपने विचार अपने शब्द में कह सकते हैं। चलिए आप एक बार, वीडियो यहीं एंड हो गया। कुछ बात मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर ये आपने पूरा वीडियो की, जैसा कि एंड हो गया, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लिए तो आप एग्ज़ाम में आपको पता चलेगा कितना बार बोलूं। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।